हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप लोग साथ साथ आंसर करेंगे, क्योंकि ये जो स्किल है आपके साथ साथ आंसर करने की, ये बहुत हेल्प करेगी आपको एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल डीलिंग विद ग्रुप डायनेमिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टूडेंट्स। तो जब हम ग्रुप डायनेमिक्स को देखते हैं, छात्रों के समूह की गतिशीलता से निपटने के दौरान छात्रों में कौन सा सच है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बच्चों के बारे में सच है। स्टूडेंट्स आर इमेच्योर। जब हम ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं, जैसे हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स आर इमेच्योर। छात्र जो है वो अपरिपक्व है, यानी कि इमेच्योर है, मेच्योरिटी नहीं है उनमें। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। तो स्टूडेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं अच्छे और बुरे के बीच में। स्टूडेंट्स आर इनपेशेंट एंड सेंसिटिव। बच्चे जो होते हैं वो अधीर होते हैं और संवेदनशील होते हैं, या फिर इनमें से सभी होते हैं। तो इसका आंसर आपको करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट जो आपके पास आते हैं, भले वो प्राइमरी स्कूल में आ रहे हैं, हम प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एंटर बच्चा जो है वहीं पर करता है। अगर हम बात करें स्कूल में एज अ स्टूडेंट जब वो एंटर करता है तो वो इस तरह से करता है, मतलब जनरल पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं हम। तो हमें पता है कि बच्चे इमेच्योर होते हैं, मेच्योरिटी उनमें धीरे धीरे आती है। स्टूडेंट्स में भी मेच्योरिटी धीरे धीरे आती है। हमें 1 से लेकर 12 तक की जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो ये मेच्योरिटी लेवल जो है ऐसे बढ़ता चला जाता है। और हो सकता है कि 12th में आके भी कोई बच्चा जो है इमेच्योरिटी दिखाए आपको, तो स्टूडेंट्स इमेच्योर होते हैं, हम ये मानकर चलते हैं। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें गुड और बैड के बारे में नहीं पता चलता है। जब वो एंटर करते हैं स्कूल में तो बेसिक एक सेंस लेकर आते हैं वो, लेकिन उनकी सेंस को और हम ज्यादा इनहेंस करते हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना सिखाते हैं अच्छी और बुरी चीजों में। तो हम ये मानकर भी चलते हैं कि ठीक है भाई, बच्चे जो है अच्छे बुरे में समझ नहीं स्थापित होती है उनके अंदर, तो वो हमें करना पड़ता है एज अ टीचर। तो स्टूडेंट्स आर इम्पेशेंट एंड सेंसिटिव। बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, हमें बल्कि पेशेंट होना पड़ता है उनके लिए। क्योंकि अगर टीचर पेशेंट होगा, और बच्चे तो इम्पेशेंट होते ही हैं, वो हर चीज में जल्दबाजी करेंगे, हर चीज को वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। तो उनका पेशेंस लेवल हमें ही बढ़ाना होता है कि उनमें धैर्य रखने की भी एक जो चीज है वो हमें डेवलप करनी होगी। और सेंसिटिव तो होते ही हैं, वो संवेदनशील होते हैं। अगर आप किसी बच्चे को डांटते फटकार के हैं तो इन चीजों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। अगर किसी बच्चे को चोट लगती है तो वहां भी वो संवेदनशील होता है। तो बच्चे जो है अधीर भी होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं। तो मतलब छात्रों के बारे में ये सारी चीजें ही सही है। ये नहीं कह रही है परफेक्ट स्टूडेंट की आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी है, यहाँ पे एक जनरल व्यू पूछा है कि जब बच्चे ग्रुप डायनेमिक्स की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पर जब आप ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं, जब आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से डील करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम सारी होती है भाई, इमेच्योरिटी भी होती है, गुड और बैड के बीच में अच्छी तरह से वो डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये सभी चीजें जो हैं आपको, जैसे इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ हमें बढ़ाना है उन्हें, फिर उसके बाद गुड और बैड के बीच डिस्क्रिमिनेट करना हमें सिखाना है, फिर वो इम्पेशेंट जो होते हैं वहां से उनको पेशेंट बनाना होता है, उनको सेंसिटिव तो वो होते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक तरह से डील करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। लर्निंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सब से डील करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है इसके कंटेंट में? स्पेशल आइटम्स कंसर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग। कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं जो टीचिंग और लर्निंग दोनों से कंसर्न रखते हैं। वाइड रेंजिंग आइटम्स कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग। या फिर बहुत ही बड़ा, ये तो है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में है स्पेशल आइटम की कुछ विशेष चीजें होती हैं, और यहाँ पे है वाइड रेंजिंग, यानी कि व्यापक वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे जनरल से लेके स्पेसिफिक हर चीज आ जाती है ह्यूमन मोटिवेशन और बिहेवियर के लिए। स्पेशल आइटम्स कंसर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर, या फिर केवल शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित कोई विशेष आइटम या फिर विशेष वस्तु की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर की बात की हुई है। या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, हम सबको पता है कि साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान का दायरा बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये बेसिकली लर्निंग एस्पेक्ट से बात करता है। इसमें रिसर्च भी हम इंक्लूड करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च जो होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने की, या बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल पर भी फोकस होता है, लर्नर पर भी फोकस होता है, लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस होता है, कंटेंट पर भी फोकस होता है। तो हर चीज पर फोकस यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्पेशल आइटम की बात कर दी इन्होंने, विशेष आइटम, सिर्फ कुछ विशेष की बात की है, तो हम इसको सही नहीं मान सकते। आप देखिए यहाँ पर भी स्पेशल
आइटम्स की बात है कि एजुकेशन में जो कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं उनसे कंसर्निंग, तो ये भी ठीक नहीं मान सकते क्योंकि सिर्फ स्पेशल की बात की है। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही मानेंगे कि वाइड रेंजिंग आइटम्स होते हैं जो मोटिवेशन और लर्निंग से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए लर्निंग तो होगा ही होगा, लर्निंग के साथ साथ मतलब लर्निंग में मोटिवेशन की भी बात करते ही हैं, तो बहुत ही वाइड रेंजिंग आइटम्स हैं, यानी कि व्यापक वस्तुएं होती है यहाँ पर। मानव प्रेरणा और सीखने से संबंधित जो व्यापक चीजें हैं उनको समझने में हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इनमें से कौन सा एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है, ये आपको बताना है कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका कौन सा कार्य नहीं है। टू डिस्कवर टेक्निक्स बाय मीन्स ऑफ विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी अटेन्ड इफेक्टिवली। उन टेक्निक्स को डिफाइन करना जिसके थ्रू जो एजुकेशन गोल्स होते हैं हमारे, हम उनको अटेन कर सके, उनको अचीव कर सके इफेक्टिवली। टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव, या फिर गोल्स को ही डिफाइन करना, उद्देश्यों को ही एक तरह से परिभाषित करना। टू प्रमोट ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के बारे में ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग वो प्रमोट करना, या फिर लर्नर्स के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रमोट करना। तो देखिए अगर आप इन चार ऑप्शन को देखेंगे तो आप आराम से एक ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। एजुकेशन साइकोलॉजी जो हमारे एजुकेशनल गोल्स हैं उन पर काम करती है, जैसे हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, लर्निंग कंटेंट हो गया, या फिर हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट देना है, इन सब चीजों पर एजुकेशन साइकोलॉजी बात करती है। लेकिन सिर्फ डिफाइन करना इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमें टेक्निक्स भी निकालनी है एजुकेशन साइकोलॉजी को अप्लाई करके, ताकि जो भी हमारे गोल्स हमने सेट किए हैं, एजुकेशनल गोल्स जो सेट किए हैं उनको हम इफेक्टिवली अचीव कर पाए। लेकिन इन गोल्स को डिफाइन एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं करती है। आपको प्रमोट करना है लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से, आपको लर्नर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रमोट करना है, लेकिन आपको सिर्फ डिफाइन करना है गोल्स को, ये एजुकेशन साइकोलॉजी का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर ये पूछा था कि कौन सा फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंसर्न टू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो इनमें से कौन सी जो है प्राइमरी कंसर्न है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की, यानी कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है उनके लिए प्राथमिक चिंता जो है वो क्या होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमें परिकल्पना का सूत्रीकरण करना है, यानी कि परिकल्पनाएं बनानी है, हाइपोथेसिस बनानी है। द डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, या फिर हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो निकालने हैं कि व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनके समाधान खोजने हैं एक तरह से। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल इंसाइट्स इनटू द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द टीचिंग आर्ट, या फिर शिक्षण कला में निहित सिद्धांतों में पेशेवर अंतर्दृष्टि का विकास करना है। या फिर द डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, या फिर हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रभावी टीचिंग प्रोसेस हो सके, इसको डिस्कवर करना है। तो जैसा कि इतने क्वेश्चन मैं आपको एजुकेशन साइकोलॉजी पर करा चुकी हूं, तो मैंने आपको बताया था ये कोई मेन एम नहीं है, ये रिसर्च का मेन एम होता है, लेकिन ये स्पेशली एजुकेशन साइकोलॉजी का मेन एम नहीं होता है। या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की हमें बात करनी है, ये भी हम नहीं कहेंगे। उसके बाद हम प्रोफेशनल इंसाइट्स, ये भी एक बहुत ही स्टैटिक सा जवाब हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि हमें ऐसी डिस्कवरी टीचिंग प्रोसेसेस की करनी है जो मतलब मैक्सिमम इफेक्टिवनेस दिखा पाए, क्योंकि हमें लर्नर से डील करना है, लर्निंग प्रोसेस से बेसिकली डील करना है कि बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करा पाए, उनको फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग करना है हमें बेसिकली बच्चों के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस क्या हो सकता है टीचिंग प्रोसेस में, इसकी हमें डिस्कवरी करनी है थ्रू एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विद। तो शैक्षिक मनोविज्ञान भावी शिक्षकों को प्रदान करना चाहिए क्या, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो आने वाले शिक्षक हैं जैसे आप लोग हैं उनको क्या प्रदान करना चाहिए, ये पूछा है। इनसाइट इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, की आधुनिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि दिखानी है। प्रिंसिपल इंसाइट्स इनसाइट्स, यानी कि प्रिंसिपल इंसाइट्स एंड एटीट्यूड्स एज पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि हमें उन सिद्धांतों, अंतर संज्ञान या फिर इंसाइट जो होती है हमारी अंतर्ज्ञान होता है, एटीट्यूड होता है, उनको बेसिकली उनके दृष्टिकोण को दिखाना है एक तरह से प्रभावी शिक्षण के लिए। या फिर रिसर्च प्रोसेसेस बाय मींस ऑफ विच टू इवेलुएट करेक्ट टीचिंग प्रोसीजर्स, या फिर कुछ ऐसे रिसर्च प्रोसीजर्स हमें प्रोसेस दिखाने हमें जिनके थ्रू हम जो है इवेलुएट कर सकते हैं हमारे टीचिंग प्रोसेसेस को। या फिर वैलिडेट प्रोसीजर्स टू यूज इन देयर टीचिंग, या फिर उन शिक्षाओं में उपयोग करने के लिए, उनकी शिक्षाओं में उपयोग करने के लिए मान्य प्रक्रियाएं, इनको यूज कर सकते हैं। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचर को क्या दे सकती है, बेसिकली इस पर बात हो रही है। तो अगर आप इन सारे प्रोसेस को देखेंगे, अगर आप इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है और डी है,
इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है कि रिसर्च प्रोसेसेस बाय मीन्स ऑफ विच टू इवेलुएट करेक्ट टीचिंग प्रोसीजर्स, कि हमें रिसर्च प्रोसेस पर ध्यान देना है, मतलब उनका ध्यान जो है रिसर्च प्रोसेस पर लगाना है। नहीं, सबसे पहले आप ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अधूरा लगता है अपने आप में। वैलिडेट प्रोसीजर्स टू यूज इन देयर टीचिंग, या फिर उन मान्य प्रक्रियाओं को यूज करना, बेसिकली ये भी मुझे थोड़ा अधूरा लग रहा है, तो ये नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी की। तो मॉडर्न एजुकेशन के जितने भी एस्पेक्ट हैं, यानी कि जितने भी एस्पेक्ट हैं मॉडर्न एजुकेशन के, उनके अंदर उनकी अंतर्दृष्टि को जागृत करना एक तरह से ये है, या फिर वो प्रिंसिपल इंसाइट्स एंड एटीट्यूड एज पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जितने भी एस्पेक्ट हमारे आधुनिक शिक्षा के आते हैं उसमें हमारी कितनी भी सारी चीजें आती हैं, जो हमारे आगे चैलेंजेस हैं जो भी हैं, उन सभी विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि इनको देना, अंतर्दृष्टि देना बेसिकली, तो ये हो सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन एम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल इंसाइट्स और एटीट्यूड की बात की गई है पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो इसमें जो है पहले ऑप्शन में आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों गलत हैं, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, इन तीनों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अधूरापन सा नजर आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में कंप्लीट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर भावी शिक्षकों को जो है, अगर आप मॉडर्न एजुकेशन के जितने भी एस्पेक्ट हैं उसमें ये सब आ जाएगा, प्रिंसिपल इंसाइट्स, एटीट्यूड्स, रिसर्च प्रोसेस, प्रोसीजर, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है अगर हम टीचर की बात कर रहे हैं तो टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, कि आपको जो करिकुलम है वही पढ़ाना है, जो प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम दिया गया है आपको। टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, या फिर आपको बच्चे के अंदर बच्चे को प्रोत्साहित करना है और उसको मार्गदर्शन देना है। या फिर हैबिट्स ऑफ कन्फर्मिटी टू अडल्ट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि वयस्कों की जो मांग और अपेक्षाओं हैं उनके अनुरूप उनकी आदतों को ढालना है। या फिर टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल एड वेरेवर इंडिकेटेड। तो देखिए, ये तो डायग्नोस्टिक तो बहुत बात की बात होती है, ये तो गलत ही है, क्योंकि सिर्फ अडल्ट्स की डिमांड्स के प्रति उनको कन्फर्मिटी करवाना ये तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर है सिर्फ करिकुलम को पढ़ाएंगे या बच्चों के अंदर जो है उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे। तो सबसे प्राइमरी टास्क पूछा है, जब आप जाते ही प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एक स्टैटिक वे में पढ़ाने लग जाएंगे तो वो तो बेटर नहीं होगा बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे सही होगा, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड साइकोलॉजी की बात करता है, यानी कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे सबसे पहले और उनको मार्गदर्शन देंगे, उसके बाद आप करिकुलम की बात करेंगे ना। पहले आप बच्चों को प्रोत्साहित तो करिए, अगर बच्चा पढ़ने के लिए एक्टिव ही नहीं है तो आप क्या करिकुलम कराएंगे। हमें करिकुलम तो कराना है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी तरफ से ही है ना कि हम किस तरह से कराना चाहते हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप यही होगा कि आपको पहले बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उनको गाइड करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following teacher traits and procedure is most often given by children as a reason for not liking the teacher? तो इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेट है जो बच्चे मोस्टली कारण देते हैं कि हमें नहीं पसंद है भाई कोई टीचर। ठीक है, तो क्या हो सकता है सबसे मोस्ट ऑफन गिवन बाय चिल्ड्रन। अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे कि आपको कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं पसंद है तो बच्चे मोस्टली क्या जवाब देते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा ना एप्लीकेटिव बेस है। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकता है ना, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो वो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे कि मुझसे कोई पूछता है कि आपको कोई टीचर क्यों नहीं पसंद था, तो मेरे कुछ अपने रीजन हो सकते हैं। आप लोगों को क्यों नहीं पसंद है, आपके कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं। तो यहां पर हमें जनरल पर्सपेक्टिव से सोचना है कि आप एक छोटे बच्चे से पूछ रहे हैं, किसी से भी पूछ रहे हैं, तो उनको क्या लगेगा कि वो अपने टीचर को पसंद क्यों नहीं करते हैं, है ना, ये बताइए आप। तो ऑप्शन है यहाँ पर इरिटेबल और बैड टेम्परामेंट, की चिड़चिड़ा है और बहुत ही खराब स्वभाव है। इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, की विषय की अज्ञानता है उनको। अनफेयरनेस है, फेवरेटिज्म करते हैं क्लास में, है ना, कि मेरा दो स्पेशल बच्चों को बैठा लिया, उन्हीं के लिए सब कुछ करते रहते हैं। या अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन द चिल्ड्रन, या फिर अनुचित मांग वो करते हैं बच्चों के ऊपर। तो देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले वाले उस पर बात करनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोस्ट ऑफन, है ना, जो हर बार अब मोस्टली आप बच्चों से पूछोगे तब यही बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगर टीचर चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आता है हमें टीचर। क्लास में अगर वो थोड़ा हंसते हुए आता है, भले ही वो दो बच्चों को फेवरेटिज्म कर ले वो भले ही, हालांकि ये सारी चीजें ही किसी हो सकता है पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर पर्सन पर ही डिपेंड करती है। जैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मुझे अभी पर्सन में कहूंगी कि मुझे फेवरेटिज्म और अनफेयरनेस पसंद नहीं है, कि आप ये मत करो। लेकिन इस अनफेयरनेस और अनफेवरेटिज्म को समझने के लिए बच्चों के अंदर भी तो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी होनी चाहिए ना, कि बच्चे समझ पाए कि फेवरेटिज्म हो रहा है क्लास में। एक छोटे बच्चे से आप पूछेंगे कि आपको टीचर पसंद क्यों नहीं है, मेरी टीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत डांटती है या फिर बहुत मारती है बच्चों को। तो ये मोस्ट कॉमन आंसर होता है बच्चों का। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर सही मानेंगे। इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये तो जब आप
11th 12th की बात करते हैं तब बच्चे जब थोड़े समझदार होते हैं बच्चे की, हाँ भी समझ में आ जाता है कि यहाँ टीचर को नहीं आता है कुछ भी, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो कहता है बेटा हर बार कल बताऊंगा, बात नहीं छेड़ता है। तो ये तो बहुत आगे की बात है। लेकिन सबसे पहले पूछेंगे तो जो गुस्सैल टीचर क्लास में आता है, डांटता फटकारता रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, वो बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर वेरिएबल्स। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि चर होते हैं। तो वेरिएबल होता क्या है ये बताना है। जैसे हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, या फिर ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल हो गया, या ऑल ऑफ दीज। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में आपने सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी कि कुछ स्वतंत्र होते हैं और कुछ आश्रित होते हैं। तो बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट्स में इन डिपेंडेंट बिहेवियर पर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा हम वो चेक करते हैं। और जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पर हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, तो भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब ये तीसरा क्या है, ये तीसरा बेसिकली आपका इंटरनल फोर्सेस के बारे में है कि कोई भी जीव जो है वो उसका बिहेवियर जो है, अगर वो उसे किसी एक्सपेरिमेंट में यूज किया जा रहा है, सपोज आप पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिचुएशंस तो एक तरफ की बात है, लेकिन जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं, वो भी इस एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करेंगी। ये होता है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होते हैं। मतलब वेरिएबल्स जो है ये तीनों तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो तरह के होते हैं या फिर एक तरह के, ये तीनों ही वेरिएबल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज। तो पहला स्टेप किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में क्या होता है ये आपको बताना है। डेटा कलेक्शन होता है, एक लेबोरेटरी सेटअप की जाती है, हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं, या हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इन चारों की अगर हम बात करें तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, कि हम हाइपोथेसिस जो है उनको फॉर्मुलेट करते हैं। हम बेसिकली ये देखते हैं किसी भी कोई भी सिचुएशन है उसको इंटरप्रेट करना एक तरह से, कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी है तो क्यों है, इस तरह की परिकल्पनाएं बनाना। तो ये सबसे पहले करते हैं। ये जो डेटा कलेक्शन का काम है ये बाद का काम होता है, पहले का काम नहीं होता है। आपने कोई प्रॉब्लम देखी, कोई सिचुएशन देखी, उस पर आपने कुछ अपनी हाइपोथेसिस बना ली, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उन हाइपोथेसिस को जो है वो हम अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एक साइंटिस्ट है या फिर एक साइंटिफिक थिंकिंग आपके अंदर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फ्यूचर इवेंट्स जो है वो प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए, आप उनके बारे में इंटरप्रेट कर सकें, ये आपको हाइपोथेसिस जो है बनानी आनी चाहिए। उसके बाद आप इनकी टेस्टिंग करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, फिर कंक्लूजन निकालते हैं और आप देखते हैं कि आपकी परिकल्पनाएं जो है वो कितनी सही साबित हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इन चारों में से। लास्ट क्वेश्चन है, एन इमोशनल पर्सन इज वन। तो इमोशनल पर्सन कौन होता है? डज नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशंस, जो अपनी भावनाओं को दर्शाता ही नहीं है। बोस्टफुल यानी कि घमंडी है। लैक ऑफ पेशेंस है, जिसके अंदर धैर्य की कमी है। या फिर प्रॉपर इमोशंस है प्रॉपर टाइम पे और एक्सप्रेस भी करता है उसको प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर वे में। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इमोशनल है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल आपको समझ ही नहीं है किस तरह से इमोशंस को आपको इंटरप्रेट करना है। अगर आप इमोशनल पर्सन है, आप इसका मतलब है कि यू आर सेंसिटिव टू इमोशंस। तो आपको करना क्या है कि आपके अंदर जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इमोशंस है उसको प्रॉपर टाइम पे किस तरह से शो करना है, किस तरीके से शो करना है ना। ये इमोशनल पर्सन कहलाता है। ये डिस्टर्बेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर इमोशनल पर्सन की बात हो रही है। भावनात्मक व्यक्ति कौन होता है उसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ चीखने चिल्लाने लग जाओ, मारने पीटने लग जाओ, ये सब इमोशनल पर्सन नहीं होता। ये बेसिकली आपका इम्बैलेंस होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं। वो आपका इसका मतलब है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कम है, लेकिन इमोशनल पर्सन के अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। So guys, this was the video for today. I hope you like it and keep watching the Zorawar classes. Thank you for watching.